everyone, this is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to Safal 2.0 बैच मुश्किल वक्त माइडम सब. सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज. चैप्टर कतई आपके लिए आसान रहने वाला है. बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो. प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये सब आप लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10th में पढ़ा है. तो लगभग वही है चैप्टर. तो करते हैं स्टार्ट. एक ही लेक्चर के अंदर आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हमने पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले हम जानेंगे नोमैडिक एक्टिविटीज़ और पेस्टोरलिज्म के बारे में. फिर हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चर कौन कौन सी होती हैं. फिर हम जानेंगे माइनिंग के बारे में और फिर हम लास्ट में करने वाले हैं कुछ MCQs. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग की कि ये हंटिंग और गैदरिंग क्या होता है. तो हंटिंग एंड गैदरिंग आर द ओल्डेस्ट प्राइमरी एक्टिविटीज. तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द ओल्डेस्ट प्राइमरी एक्टिविटीज. ठीक है, विच आर द ओल्डेस्ट प्राइमरी एक्टिविटीज. तो आप ध्यान रखना, हंटिंग और गैदरिंग ऐसी आपकी एक्टिविटीज हैं जो इंसान सब बहुत पुराने टाइम से कर रहा है. मतलब कई बच्चों को लगता होगा कि मैम एग्रीकल्चर सबसे पुरानी एक्टिविटी होनी चाहिए. नहीं, सबसे पहले जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता था खाने का तो वो शिकार करके ही खाता था. तो हंटिंग गैदरिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना. अब पहले क्या होता था, जब बारिशें आती थी, जब इंसान ने ऑब्जर्व किया कि यार ये जो टाइम होता है, इस टाइम पर मानसून आती है, बारिश आती है, 2 महीने बारिश आती है, 2.5 महीने बारिश आती है, तो मैं इस टाइम पर बाहर नहीं जा सकता. तो वो क्या करता था, उस 2 महीनों के लिए चीज़ों को इकट्ठा कर लेता था ताकि उस 2 महीनों के लिए वो अपना जीवन यापन कर सके या फिर अपने लिए अपने खाने को इकट्ठा कर सके. क्लियर? तो हंटिंग और गैदरिंग जो है वो हमारी सबसे पुरानी एक्टिविटीज़ है. अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट, मतलब जंगलों में. पहले जो इंसान होता था वो जंगलों में रहता था. अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, मैम इसका हिंदी वर्जन का है. एक्चुअली ये ज़्यादा तो इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है. ठीक है, चलिए. पहले जो इंसान होता था वो जंगलों में रहता था और अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करता था, अपनी जिंदगी को मैनेज करता था वो जंगलों में पशुओं का शिकार करके. ठीक है, क्योंकि अगर वो पशुओं को नहीं मारेगा तो पशु उसको मारकर खा जाएंगे. तो या तो वो खुद शिकार बनेगा या उसको शिकार करना पड़ेगा. क्लियर? क्योंकि उसके पास रहने के लिए प्रॉपर कोई जगह नहीं होती थी, गुफाओं में वो रहता था. He has also been gathering various products from the forest to satisfy his needs early days. अब वही बात है, क्या करता था, पेड़ों से जो भी मूल्यवान चीज़ें मिलती थी, प्रीशियस चीज़ें मिलती थी, उनको भी वो इकट्ठा करके रख लेता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. ठीक है, Thus, early man sustained on edible plants, which they hunted and edible. यहाँ पे आप एनिमल्स कह सकते हैं, सस्टेन्ड ऑन एनिमल्स. ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स आना चाहिए, प्लांट्स को थोड़ा हंट करता था. एनिमल्स एंड which they hunted and animal plants which they gathered from the forest. तो वही है कि स्टार्टिंग में जो इंसान था, या तो जिस एनिमल्स को उसने हंट करके खाया है उससे अपना जीवन यापन करता था, या जिन प्लांट्स को, जिन खाने योग्य है, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य है, जिन खाने योग्य प्लांट्स को वो फॉरेस्ट से गैदर करता था, उनसे अपना जीवन यापन करता था. क्लियर? तो ये वही लिखा है. आगे बढ़ते हैं. गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा. अब देखो ये क्या होता है. देखो मेरी बात सुनो, इंसान सामान को क्यों इकट्ठा करेगा, या तो एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ेगी जब वो बाहर नहीं जा सकेगा, या एक्सट्रीम लेवल की गर्मी बढ़ेगी. तो हाई लैटिट्यूड का मतलब होता है जो पोल्स के आसपास के एरिया होते हैं. तो जो नॉर्थ कनाडा है, नॉर्थ यूरेशिया है, सदर्न चिले है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ती है. तो यहाँ पे इंसान क्या करता था, गैदरिंग करता है, और इनफैक्ट अभी भी करता है, बट अब उस लेवल पर नहीं होती है. ठीक है, बट पहले बहुत ज़्यादा होती थी, एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती थी, इंसान को पता होता था कि वो इन दिनों में बाहर नहीं जा सकता, माइनस में टेम्परेचर होते थे, तो वो जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेता था. या बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया, तो गर्मी वाले एरिया होते हैं आपके लो लैटिट्यूड जोन्स, जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया होते हैं. जो आपके भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया होते हैं, जैसे अमेज़न एरिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर जो है इंसान क्या करता था, जब एक्सट्रीम लेवल की
गर्मी पड़ती थी तो वो जो है वहां पर अपना पहले ही सामान को इकट्ठा करके रख देता था। तो इस टाइम पर उसको बहुत ही कम पैसे की ज़रूरत होती थी और टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं थी, क्योंकि जब भी इंसान गैदरिंग करता था तो देखो ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं था, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की भी ज़्यादा नीड नहीं होती थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पेस्टोरलिज्म क्या होता है। पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है बेसिकली जब चरागाह, जब आप जो हैं अपने एनिमल्स को घरों में पालते हो, ठीक है, जब आप जानवरों को अपने घरों में पालते हो, समझ आ रही है बात, ठीक है, उनको पालते हो और उनका उपयोग करते हो तो इसको पेस्टोरलिज्म बोला जाता है। दिस इज कैरिड ईदर एट सबसिस्टेंस लेवल। सबसिस्टेंस लेवल का मतलब होता है निर्वाह, मतलब आप जानवरों को इसलिए पालोगे ताकि आप उनसे जो उनका सामान बेचोगे लाइक दूध वगैरह, तो उससे सिर्फ आप इतना ही कमा पाते हो जिससे आपका निर्वाह हो सके, आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर सको। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे नोमैडिक हर्डिंग बोला जाता है। तो नोमैडिक हर्डिंग में का मतलब क्या होता है? खानाबदोश। ये देखो लिखा भी हुआ है खानाबदोश, मतलब आप जानवरों को पालोगे, पाल के उसके दूध को जो है बेचोगे, लेकिन बेचने के बाद आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट मिलता है जिससे आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हो। क्लियर? तो इसको बोलता है सबसिस्टेंस लेवल। दूसरा होता है कमर्शियल लेवल। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापार। तो या फिर ये जानवरों को व्यापार के उस पे पाला जाएगा, व्यापार करने के लेवल पर पाला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। क्या बोलेंगे? कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। यानी जब आप पशुओं को व्यापार करने के पर्पज से पालते हो, तो व्यापार करने के पर्पज से पालोगे तो पहली बात, एक दो जानवरों को पालकर तो काम चलेगा नहीं, तो आपको ज्यादा जानवर पालने पड़ेंगे। ज्यादा जानवर पालने हैं तो ज्यादा उनके रहने के लिए भी जगह देखनी पड़ेगी, खाने की भी जगह देखनी पड़ेगी। अब पशु बीमार भी होते रहते हैं तो उनके लिए आपको डॉक्टर्स भी अरेंज करने होंगे। तो मतलब जो आपकी कमर्शियल लेवल पे जब आप पशुओं को पालते हो तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। बट जब आप नोमैडिक करते हो, नोमैडिक मतलब सिर्फ इतना पशुओं को पालना कि अपनी जरूरतें पूरी हो जाए, तो आपका उतना खासा पैसा नहीं लगता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक हर्डिंग को पेस्टोरल नोमैडिज्म भी बोला जाता है और ये भी एक प्रिमिटिव एक्टिविटी है। प्रिमिटिव एक्टिविटी का मतलब होता है पुरानी एक्टिविटी, मतलब ये इंसान आज से नहीं कर रहा है, बहुत पुराने सालों से करता आ रहा है। पहले भी क्या होते थे? हर्डर्स मतलब होता है खानाबदोश, ठीक है, जो चरवाहे होते थे वो क्या करते थे? अपने पशुओं के झुंड को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। किसकी तलाश में? भोजन और पानी की तलाश में, ठीक है। क्या होते थे? जो आपके चरवाहे होते थे वो भोजन और पानी की तलाश में, फूड और वाटर की सर्च में अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वो कंप्लीटली अपने एनिमल्स पे ही डिपेंड करते थे, खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब हर चीज के लिए उनको एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। ये ना ज्यादातर पश्चिमी देशों में की जाती है, मतलब यूएस और यूरोप के देशों में की जाती है। ये ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है, पैसे ज्यादा लगते हैं, कैपिटल इंटेंसिव अभी बता दिया, पैसे इसमें क्या लगते हैं? ज्यादा लगते हैं, बता दिया ना। ज्यादा पशु होंगे, बहुत उनके हर टाइम खाने का ध्यान रखना है, बीमारी ना लग जाए, डॉक्टर भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो अच्छा खासा पैसा लगता है। बड़े बड़े रेंचेस का मतलब होता है जो घास के आपके मैदान होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये किया जाता है। समझ आ रही है बात? पशुओं को ऐसे बड़े बड़े मैदान होते हैं, उन मैदान को ना ऐसे ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। कैसे? मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लो ये बहुत बड़ा पशुओं का मैदान है, तो उसको ऐसे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। जैसे पशुओं ने यहाँ पे चरा, यहाँ पे चरने के बाद जब यहाँ की घास खत्म हो गई तो वो यहाँ चरने लग गए, फिर उसके बाद वो यहाँ चरने लग गए, इतने तक यहाँ की घास को उगने का टाइम मिल जाता है। तो आपको खेत भी अच्छा खासा बड़ा चाहिए होता है। क्लियर? समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी विद एम्फेसाइज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर इज डन। तो ये यही बता रहा है, आपको अच्छी खासी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है डिजीज कंट्रोल, क्योंकि पशुओं को क्या लग जाते हैं? रोग भी लग जाते हैं, तो उनके कंट्रोल के लिए उनकी पूरी हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाता है। सबसे बड़ी बात है क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है? मीट
वूल, हाइड्स, ये सब जो है, ठीक है, वो प्रोड्यूस किया जाता है। समझ आ रही है बात? और फिर उसको दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। कमर्शियल का बता रहा है कि जब पशुओं को ट्रेड करने के पर्पज से पाला जाता है तो उनसे क्या क्या निकाला जाता है और फिर उसको कहाँ कहाँ बेच दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो होती है, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विच गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो वो यही कह रहा है कि जो खेती होती है ना, आपकी खेती जो होती है वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है, सोशल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो इसकी वजह से अलग अलग तरीके के खेती करने के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे जो है वर्ल्ड में खेती की जाती है। सबसे पहला होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, निर्वाह। सबसिस्टेंस का मतलब ही होता है निर्वाह करना, मतलब आप जितना कमा रहे हो वो सिर्फ उतना ही आप प्रोड्यूस कर रहे हो या उतना ही आप कमा पा रहे हो जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर कंज्यूम ऑल और नियरली ऑल टाइप ऑफ द प्रोड्यूस एज द साइज ऑफ फार्म इज वेरी स्मॉल। सीधी सी बात है, इस खेती में क्या होता है, देखो फार्म का साइज होता है छोटा, फार्म का साइज, खेतों का साइज अगर होगा छोटा तो खेती होगी कम, अब खेती होगी कम तो इंसान पहले उसको बाहर बेचेगा या अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा, अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा। तो इस टाइप की एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो फार्मर होता है जितना भी उगाता है उसको खुद ही कंज्यूम कर लेता है, अपने ही घर में यूज़ कर लेता है। कारण क्या है, खेती के जो फार्म्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, अब सबसिस्टेंस भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जो आपकी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, निर्वाह खेती होती है, ये भी आपकी दो पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है। एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है इंटेंसिव। समझ आ रही है बात? एक क्या होती है प्रिमिटिव और एक क्या होती है इंटेंसिव। बोलो क्लियर हो गया? प्रिमिटिव का होता है पुराना, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, और ये आपने पढ़ी हुई है बचपन में, या इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। स्थानांतरण कृषि, इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो लैंड होता है उस पर जो भी शाखाएं वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह जो भी हैं, उनको काट के साफ कर लिया जाता है। खेत लैंड हो गई साफ, अब जो काटा है उसको जला दो, जलाने के बाद जो उसकी राख होती है, एशेज होती हैं, उसको अपने पास रख लो। क्यों रख लो अभी बताऊंगी। अब क्या हो गया कि आपने वो जंगल कर दिया पूरा साफ, अब वहां पे आप खेती कर रहे हो। अब खेती कर रहे हो तो आपको खाद की जरूरत होगी, फर्टिलाइजर की। तो जो आपने जलाया था, जो झाड़ियों वाड़ियों को जला के साफ किया था और जो उसकी राख को आपने रखा था, एशेज को रखा था, उन्हीं एशेज को एज अ फर्टिलाइजर, एज अ खाद की फॉर्म में यूज करते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बाहर से अपने जो फर्टिलाइजर्स खरीद सके, तो वो उसी को ही यूज कर लेते हैं। 3-4 साल तक वहां पे खेती करते हैं। जब उन्हें लगता है कि यार अब लैंड की, अब भूमि की फर्टिलिटी लेवल, उपजाऊ शक्ति कम हो गई है, तो उस लैंड को छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि भैया शिफ्ट करते रहते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों बोला गया, क्योंकि एग्रीकल्चर करने से पहले उसको सारा साफ किया करके जलाया जाता है। ठीक है, तो कल्टीवेशन इज डन थ्रू प्रिमिटिव टूल्स। हाँ, सबसे बड़ी बात है, मैंने बोला ना पैसे नहीं होते, तो पुराने टूल्स का ही यूज करके, ज्यादा नए टूल्स होते नहीं, जो उनके पास घरों में पुराने टूल्स पड़े होते हैं, औजार पड़े होते हैं, उन्हीं का ही यूज करके ये एग्रीकल्चर करते हैं, खेतों को साफ करते हैं। 3 से 5 साल तक खेती करने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी लेवल कम हो जाती है तो दूसरी लैंड को ढूंढ लिया जाता है, ताकि 3-5 साल तक वो लैंड अपने उपजाऊ शक्ति को, अपनी फर्टिलिटी लेवल को गेन कर सके। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव। अब इंटेंसिव क्या होता है, गहन। तो इस तरीके की जो एग्रीकल्चर होती है ना, वहां की जाती है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। डेंस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, मतलब एक लैंड पे लैंड है, उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा हैं।
ठीक है। और ये ज्यादातर जो होती है कल्टीवेशन, इस तरीके की कल्टीवेशन में या तो आप पैडी उगाते हो, मतलब चावल उगाओगे, धान की खेती करोगे, या चावल के अलावा आप गेहूं वगैरह की खेती करते हो। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये बेसिकली वहां पर की जाती है जहाँ पे लैंड साइज तो ठीक है, बट लैंड के ऊपर जो लोग है ना उनका नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से क्या होता है कि जितना भी आपने प्रोड्यूस किया, नंबर ज्यादा है तो लोगों में बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद हर एक पर्सन के पास तो कम कम ही आएगा ना, चाहे वो प्रोडक्शन ज्यादा भी हो रहा है। तो इसीलिए इसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है भाई, ये हमारे वृक्षारोपण कृषि, ये हमारे यहाँ इंडिया में यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करी थी। अब इसमें क्या होता है ना, एक बहुत बड़े फार्म पर एक ही टाइप की क्रॉप के क्या उगाए, प्लांटेशंस लगाए जाते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि वो जो टी प्लांटेशन फार्म होगा उस पर टी की ही वैरायटीज ग्रो होंगी, कॉफी प्लांटेशन है तो उस पर कॉफी की ही वैरायटीज ग्रो होंगी। समझ आ रही है बात। अब बड़े लेवल पर करेंगे, लेबर भी ज्यादा चाहिए, मशीनें भी ज्यादा चाहिए, पैसा भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। हेयर एग्रीकल्चर इज डन ऑन लार्ज स्टेट्स, स्टेट्स मतलब वही एरिया, या उसको प्लांटेशन आप बोल देते हो, उस पर की जाती है, बागान बोलते हैं। बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ा लैंड होता है, पैसे की जरूरत होगी, और साइंटिफिक मेथड जो होते हैं वो कल्टीवेशन के यूज किए जाते हैं, क्योंकि सारा काम लेबर से नहीं करा सकते हैं, तो कुछ काम मशीनों से भी कराया जाता है, तो इसलिए मशीनों का भी यूज किया जाता है। क्लियर, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। मतलब इसमें भी आप क्या करोगे, कमर्शियल लेवल पर, मतलब व्यापार करने के पर्पज से ग्रेन्स उगाओगे। देखो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, अगर आप एक बार नाम समझ जाओगे ना तो तुम्हें मतलब ही नहीं पैदा होता, तुम्हें सब समझ आएगा। अब यार अब खुद दिमाग लगाओ, व्यापार करने के पर्पज से आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो तो तुम्हें मशीन्स चाहिए होंगी, तुम्हारा लैंड साइज भी बड़ा होना चाहिए, अब मशीन भी बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लैंड साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, फ्री में तो नहीं आएगा ना, फ्री सर्विस तो नहीं है, पैसे चाहिए होंगे, तो कैपिटल भी अच्छी लगेगी। समझ आ रही है बात। तो ये सारी चीजें हैं। क्रॉप्स लाइक वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट्स, मतलब इसको हिंदी में बोल देते हैं गेहूं, मक्का, जौ, राई, ठीक है, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। पूरी एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड होती है, मैकेनाइज्ड मतलब मशीनों से की जाती है, क्योंकि फार्म साइज बहुत बड़े होते हैं। देयर इज अ लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन, मतलब भैया अगर आप एक एकड़ के हिसाब से देखोगे कि एक एकड़ में कितना उगा है तो आपको प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी, लेकिन अगर आप एक पर्सन का हिस्सा देखोगे तो अच्छा खासा उगता है, ठीक है, आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है मिक्स फार्मिंग। अब मिक्स में सीधी सी बात है, मिक्स है दो चीजों का, फार्मिंग का भी और पशुओं को पालने का भी। तो इसमें क्या होता है, क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फॉडर होती हैं जो आपकी वो चारा वारा होती हैं, जो आपके पशुओं के खाने की क्रॉप्स होती हैं, उसको बोला जाता है। एंड रूट क्रॉप्स अलोंग विद द रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स लाइक कैटल, शिप, पिग, पोल्ट्री इज डन टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम। तो यही कह रहा है कि आप जो है ये क्रॉप्स भी ग्रो करते हो और इसके साथ साथ जो है आप पशुओं को भी पालते हो, तो आपके पास डबल फायदा आता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, जैसे साथ साथ जो है कैटल जैसे शीप वगैरह को पाल लिया आगे, और आपकी जो गायें वगैरह होती है इनको पाल लिया, ठीक है, गायें भैंस इनको पाल लिया, तो मतलब खेती के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट आता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग तो आपको पता ही है, पशु जहां पर आ जाए ना आप समझ लेना अच्छा खासा पैसा लगेगा, क्योंकि देखो हम बीमार होते हैं हम बता सकते हैं, पशुओं को नहीं पता चलता, तो उनके लिए हमेशा कोई ना कोई वेटर जो आपके डॉक्टर्स होते हैं अवेलेबल होने चाहिए, प्लस उनके मतलब खाना भी अलग ही होता है, आपको पता ही है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए ना हमेशा इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। अब देखो तभी तो यहाँ पे लिखा है डेयरी फार्मिंग इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, पैसा लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको पशुओं को खिलाना भी है, और आप दुधारू पशु पालते हो, तो दुधारू पशु से दूध निकालने के लिए हाथ से निकालोगे तो हो गया काम, बहुत टाइम लग जाएगा, तो मशीनें वो चाहिए। एनिमल शेड्स उनके रहने के लिए भी आपको बनाना पड़ेगा। स्टोरेज फैसिलिटी जो उनसे निकाला है उसको स्टोर करने के लिए भी चाहिए आपको, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि आप एकदम निकालते ही अभी आपने निकाला और अभी के अभी आपने मार्केट में भेज दिया, आपको हो सकता है 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग भेजना होगा, तो उसके तब तक आपको स्टोर करके तो रखना होगा। वेटरनरी सर्विसेज आपकी वही डॉक्टर वाली सर्विसेज है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी वही है, फ्री सर्विस तो है नहीं भैया, पैसा तो चाहिए ही है। क्लियर।
सबसे बड़ी बात है ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें अच्छा खासा लेबर भी चलता है क्योंकि आपको एनिमल्स की प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं होता। अभी जैसे अब हम देखें फार्मिंग में तो ऑफ सीजन आ जाता है। कैसे? आपने क्रॉप्स ग्रो करी, अब ये तो नहीं है ना आज ही आपने बीज बोए और कल ही वो उगकर आ जाएंगे, 2-3 महीने का टाइम तो लगेगा। तो वो 2-3 महीने के टाइम पे अगर फार्मर्स के पास अच्छा खासा काम है तो वो ऑफ सीजन रेस्ट कर लेता है, बट इसमें ऐसा कोई सीन ही नहीं है। इसमें तो भैया पूरा ही सीजन होता है ड्यूरिंग द ईयर एज इन केस ऑफ क्रॉप रेजिंग। तो वो यही कह रहा है जब आप क्रॉप्स को उगाते हो तो आपके पास एक ऑफ सीजन आता है, बट डेयरी फार्मिंग में कोई ऑफ सीजन का टाइम नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। अभी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या है? तो आपको पता है मेडिटेरियन सी के बारे में आपको पता ही है। मेडिटेरियन सी के आसपास जो एग्रीकल्चर की जाती है उसे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर बोला जाता है। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ मेडिटेरियन इन यूरोप, North Africa from Tunisia to Atlantic coast, South California, some parts of Chile, some western parts of South Africa, some western parts of Australia। तो ये तो नाम ही दे रखे हैं, ये तो आपको याद ही करने हैं, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। तो ये इन सारे एरियाज में की जाती है। सबसे बड़ी बात है ये कमर्शियल है। अब मैंने आपको फिर से बोला अगर कमर्शियल है पैसा अच्छा खासा लगेगा। इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे, विटामिन सी जिससे मिलता है, तो खट्टे फल इसमें उगाए जाते हैं। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, तो ये सब इसमें उगाए जाते हैं। और क्योंकि कमर्शियल लेवल पर की जाती है एग्रीकल्चर तो पैसा अच्छा खासा लगता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है विटिकल्चर। विटिकल्चर बोला जाता है अंगूरों की खेती को, अंगूरों की खेती को, यानी जब आप अंगूरों की खेती करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप विटिकल्चर बोलते हो। ठीक है, अब ये विटिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ये करी कहाँ पर जाती है? वही है, अंगूर आपको पता खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो वही है मेडिटेरियन एरिया में की जाती है। इंफीरियर ग्रेप्स आर मेड फ्रॉम राइजिन एंड करेंट्स while superior grapes are processed into wines। तो वो यही कह रहा है जो घटिया अंगूर होते हैं मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है उनसे तो किशमिश वगैरह बना दी जाती है, सूखी किशमिश होती है ना, और सुपीरियर जो अच्छे ग्रेप्स होते हैं उनसे वाइन बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अंजीर और जैतून की खेती भी की जाती है। फिग्स होते हैं आपके अंजीर, ये सब ना आपके सूखे मेवों में आते हैं, ये सारे आपके सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसमें आते हैं ये। क्लियर? सूखे मेवों की खेती भी यहाँ पर की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर किसको बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी। मार्केट गार्डनिंग मतलब बाजार मतलब जब आप गार्डनिंग मार्केट पर्पज से कर रहे हो, मतलब बागवानी का मतलब होता है बेसिकली अलग अलग तरीके की आपकी वेजिटेबल्स और आपके फ्लावर्स को ग्रो करना। ठीक है, तो जब आप वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को जो है किसके लिए ग्रो कर रहे हो? बाजार में बेचने के पर्पज से कर रहे हो तो उसका आप मार्केट गार्डनिंग बोलोगे। क्लियर? नेदरलैंड स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सी कंट्री जो है ट्यूलिप फ्लावर्स की कल्टीवेशन में सबसे ऊपर है? नेदरलैंड्स है। ट्यूलिप जो होते हैं यहाँ पे उगाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन रेफर्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स। बताया ना, वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है, फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं, फ्लावर्स भी ग्रो किए जाते हैं, और ये अर्बन मार्केट के लिए ग्रो किए जाते हैं, शहरी मार्केट के लिए। अब आपको भी पता है भैया, मेरे को पता है मेरे को कोई सामान शहरों वाली मार्केट में बेचना है, अच्छे खासे दाम लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि शहरों में तो भैया लोगों के पास इनकम है, तो इसके अंदर पैसा अच्छा खासा है। फार्म्स आर स्मॉल, फार्म्स छोटे होंगे लेकिन मैकेनाइज्ड होंगे, मतलब मशीनों से काम होगा सारा का सारा। इट इज बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। तो अब भैया मशीनें हैं, फ्री सर्विस तो आएगी नहीं, पैसे से खरीदनी पड़ेगी तो पैसा लगेगा। और क्योंकि जैसे फूलों को तोड़ना वगैरह ये सारी चीज़ें, अब ये कोई चीज़ें होती हैं हाथ, ये तो हाथ से ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई मशीन तो आएगी नहीं, तो इसके लिए फिर ये क्या होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? लेबर चाहिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ट्रक फार्मिंग। अब ये क्या होता है? दिस रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ओनली। तो पहले तो आप ध्यान रखना, ट्रक फार्मिंग में सिर्फ हम लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। अब होता है पता है क्या है, जो डिस्टेंस होता है ना फार्म यानी खेतों का और अर्बन मार्केट के बीच का, उस डिस्टेंस को ना रातों रात ट्रक कवर कर लेता है। मतलब इतना डिस्टेंस होता है कि एक ही रात में जो होता है ट्रक जो होता है वो फटाफट सुबह जाके मार्केट में जो है वो पहुंचा देता है, बस वो ट्रक से वो वेजिटेबल्स पहुंचाई जाती है, इसलिए उसको ट्रक फार्मिंग बोला जाता है। बट ये ध्यान
ध्यान रखना, ट्रक फार्मिंग में जो है ज़्यादातर जो है वेजिटेबल्स ही ग्रो की जाती है। ये आपसे पूछ सकता है ट्रक फार्मिंग में क्या ग्रो किया जाता है, तो क्या ग्रो किया जाता है आपका वेजिटेबल्स, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो हम डिस्टेंस ट्रक से कवर करते हैं तो इसको ट्रक फार्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री फार्मिंग। अब ये क्या है, ये भी वही चीज है, बस थोड़ा अलग नाम दे दिया। दिस रेफर्स टू लाइफ स्टॉक रियरिंग मेनली पोल्ट्री एंड केटल। तो इसमें मेनली आप पोल्ट्री मतलब आपके जो वो होते हैं मुर्गी पालन होता है, ठीक है, उसको और कैटल्स को पालते हो। दिस इज कैपिटल इंटेंसिव। फिर वही बात है, मैंने आपको बोला ना, जहाँ जानवर आ गए ना, आप समझ लो पशु आ गया जहाँ पर वहाँ पैसा लगेगा अच्छा खासा, तो कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा अच्छा खासा लगता है। मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि पशुओं के देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए। सुपरवाइजेशन भी चाहिए कि भैया खराब भाई पशु हैं, कुछ उनको कुछ हो तो नहीं गया, तो इन सारी चीज़ों का सुपरवाइजेशन भी करना पड़ता है, साइंटिफिक ब्रीडिंग भी करनी पड़ती है। और ज़्यादातर ये जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती है। फैक्ट्री फार्मिंग ज़्यादातर यूरोप और यूएस में ज़्यादा फेमस है। क्लियर, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब इस फार्मिंग में क्या होता है, इस फार्मिंग में जो फार्मर्स के ग्रुप होते हैं ना, वो अपना मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। देखो कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है, सहयोग करना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वो लोग आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा से अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं, पूल कर लेते हैं। जैसे मान लो कोऑपरेटिव का पार्ट है, अब उनको पता है कि यार मेरे कोऑपरेटिव में मान लो इस फार्मर के पास ये चीज़ नहीं है, तो क्या है वो अपनी मर्जी से उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। समझ आ रही है बात। फॉर मोर एफिशिएंट प्रॉफिटेबल फार्मिंग, तो इससे क्या होता है, एक तो काम आसान हो जाता है, प्रॉफिटेबल भी रहता है। देयर इज हेल्प फ्रॉम सोसाइटीज इन बाइंग एंड सेलिंग फार्म प्रोडक्ट्स। अब दूसरी सोसाइटीज भी होती है, तो कई बार दूसरी सोसाइटीज आपकी चीज़ों को खरीद लेती हैं, तो इससे क्या रहता है, आपको एक तो बेचने की दिक्कत कम हो जाती है, ठीक है। और इंडिविजुअल जो आपके फार्म है वो अलग रहते हैं, तो प्रॉफिटेबल इसलिए हो गया कि कोऑपरेटिव्स का पार्ट हो तो वहाँ से तो आपको बेनिफिट आता ही आता है, और जो आपके खुद के फार्म्स हैं उनसे भी आपको बेनिफिट आता है। और ज़्यादातर ये कहाँ की जाती है, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली, ठीक है, यहाँ पर ये की जाती है। क्लियर। बट ये ध्यान रखना है, इसमें जो वो रिसोर्सेज होंगे वो अपनी इच्छा से वो खींचेंगे, लेकर आएंगे। क्लियर। कलेक्टेड फार्मिंग। अब कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। आओ चीजों को इकट्ठा कर दे, यूएसएसआर में होता था ये, ठीक है, आओ चीजों को इकट्ठा कर दे। इसमें क्या होता है, सारे अपने फार्म्स को वो मिला देते हैं। देखो इससे पहले वाली में आपने क्या देखा, कोऑपरेटिव में वो अपने संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, फार्म्स उनके अपने अलग हैं। कलेक्टेड फार्मिंग में क्या होगा कि वो अपने सारे जो फार्मर्स होते हैं वो मिलके अपने फार्म्स को ही इकट्ठा कर देते हैं, सोशल ऑनरशिप कर देते हैं, ठीक है। तो यही वो लिख रहा है, इट इज बेस्ड ऑन सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, कि सभी के सभी अपने फार्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, अब मिलकर इकट्ठे ही प्रोडक्शन करते हैं और मिलकर इकट्ठे ही लेबर करते हैं। ये अपने रिसोर्सेज को भी पूल करते हैं, ठीक है। हाँ बस इतना इनको होता है कि आप अपने फार्म में से एक छोटा सा पोर्शन रख सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द फार्म्स इनको जो होता है वो इकट्ठा ही करते हैं। बट ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर रखा होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और यूएसएसआर में पहले ऐसा ही होता था, उनको बोल देंगे कि आपको अपना फार्म सभी को इकट्ठे कर रहे हैं, फार्म का बस एक छोटा सा पोर्शन वो अपने पास रखते हैं। क्लियर हो रही है मैम। अब हम बात करने वाले हैं माइनिंग की, कि माइनिंग क्या होता है। तो आपको पता ही है, इट रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, कि जब हम धरती के अंदर खुदाई करके मिनरल्स को निकालते हैं, इसको माइनिंग बोला जाता है। अब कह रहे हैं माइनिंग ना शुरू से वर्ल्ड में डेवलप्ड नहीं हुई थी, बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, औद्योगिक क्रांति आई है, उसके बाद माइनिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। माइनिंग भी बहुत तरीके से की जाती है, मेनली होते हैं इसके दो तरीके, एक होता है सरफेस माइनिंग और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। अब देखो ना, दोनों का देखते ही पता चल रहा है। सरफेस माइनिंग में आप धरती के ऊपर पोर्शन पे ही क्या करोगे, माइनिंग करोगे, मतलब धरती के अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाओगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अंडरग्राउंड माइनिंग में आप बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ पर जाओगे। अब दिमाग लगाओ, जब आप धरती के अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हो तो आपके पैसे भी कम लगेंगे, चीप होगा, ज़्यादा मशीन्स की भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो देखो ये यही लिखा हुआ है, सरफेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग अकर्स क्लोज टू द सरफेस, इट इज इजिएस्ट एंड चीपेस्ट। तो यही कह रहा है जब आपके मिनरल्स धरती के अंदर ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, सरफेस पे ही ऊपर ही मिल जाते हैं, तो आप ओपन कास्ट माइनिंग करते हो, ये बिल्कुल धरती के ऊपर नज़दीक ही होता है। सबसे बड़ी बात है ये ईजी होता है करना और चीपेस्ट होता है, सस्ता भी पड़ता है।
जो दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी अंदर धरती के अंदर से निकाले जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास 11th का याद हो, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, आपने ओशियन वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि ओशियन के बीच में एक एरिया होता है जिसे एप्सियल प्लेन बोला जाता है, डीप सी बेसिन एरिया बोला जाता है। आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं है, बट मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ। उस एरिया को क्या बोला जाता है? डीप सी बेसिन एरिया, एप्सियल प्लेन बोला जाता है। अब आपको याद हो, आपने उसमें ये पढ़ा होगा कि कई बार मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स और पेट्रोलियम भी वहाँ से निकाला जाता है, बट वो होता समुद्र के अंदर बहुत गहराई में है। तो इस तरीके से जब आप गहराई में जाके मिनरल्स को निकालते हो तो ऑफकोर्स आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, आपको जगह जगह पर वर्टिकल शाफ्ट्स लगानी पड़ेंगी, बहुत सारी लिफ्ट्स की ज़रूरत होगी, ड्रिल मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो सरफेस माइनिंग होती है उसमें पैसा लगता है कम, बट जो आपके अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसमें अच्छा खासा पैसा और अच्छी खासी टेक्नोलॉजी लगती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। बेसिकली आपसे इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक तो आपसे ना आपके पेपर में देख लेते हैं जरा, ये पूछा जाएगा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के टाइप्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिकॉल करके रखना कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है सिर्फ उतना ही उगाना जिससे अपना गुजारा हो सके। ये दो तरीके का होता है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। तो ये काफ़ी पूछा जाता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका डिफरेंस पेपर बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाता है। क्लियर? दूसरा आपको बता देती हूँ, आपसे जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा ये कोऑपरेटिव और कलेक्टेड फार्मिंग, ये भी पूछा जाता है। कोऑपरेटिव और कलेक्टेड फार्मिंग क्या होता है, कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लेगा। तो देखो, मैंने आपको बताया है कोऑपरेटिव में वो अपनी वॉलंटरी से करते हैं, कलेक्टेड में वॉलंटरी नहीं होता जब गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है, पहला। दूसरा, कोऑपरेटिव में जो होता है सोशल ऑनरशिप नहीं होती है, कलेक्टेड में सोशल ऑनरशिप होती है। तीसरा, कोऑपरेटिव में क्या होता है, आप सिर्फ अपने रिसोर्सेज को पूल करते हो, आपके जो आपका जो मेन फार्म होता है वो अलग रहता है। बट कलेक्टेड में आपका क्या होता है कि आप रिसोर्सेज के साथ साथ आपको अपना फार्म भी पूल करना पड़ता है, बस एक छोटा सा पोर्शन आप अपने फार्म का रखते हो अपने पास। तो ये डिफरेंस काफ़ी पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, याद से पूछा जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ हॉर्टिकल्चर क्या है, मार्केट गार्डनिंग क्या है, ये तो 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के ही पूछे जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम मान लो कोई क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे बुक के अंदर 2 नंबर का या 3 नंबर के हिसाब से कंटेंट दे रखा है, बट मान लीजिए अगर वो पेपर में आ गया, कितने नंबर का आ गया, अगर मान लो मैम वो पेपर में आ गया हमारा 5 नंबर का, तो हम कैसे लिख कर आएंगे? तो मैं आपको ना पहले ही बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। बोर्ड में जब एग्जामिनर अपना बोर्ड का पेपर बनाता है तो ऐसे नहीं बनाता है, उसको पता होता है कि भाई एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक जो है इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर का कंटेंट दे रखा है, तो वो 2 नंबर के हिसाब से ही पूछेगा। अगर उसको पता है कि ये टॉपिक जो है वो 5 नंबर का है, 5 नंबर के हिसाब से एनसीईआरटी में इसका कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही पेपर बनाते हैं। अभी ये तो नहीं है ना सोशल का पेपर साइंस वाले को बोल देंगे या ज्योग्राफी का पेपर कहेंगे केमिस्ट्री वाले को आप बनाओ, ऐसा नहीं होता। उसी सब्जेक्ट की फैकल्टी ही पेपर बनाती है, ठीक है, तो उनको पता होता है कि ये टॉपिक जो है ये इतने नंबर का है, तो वो हो सकता है। बट ये नहीं है कि अगर मान लो कोई टॉपिक आपकी बुक के अंदर 2 या 3 नंबर के हिसाब से दे रखा है और वो आपको 5 नंबर का पूछ रहे, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। आप खुद देख लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाकर अगर आप देखोगे तो आप देखना जो 5 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे वो ज़्यादातर आपकी बुक में उतने नंबर का कंटेंट दे रखा होगा भाई, तभी एग्जामिनर पूछेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं पूछेगा। वरना एग्जामिनर को भी पता है कि यार 2 नंबर के कंटेंट मान लो 2 नंबर का है, बच्चा मैक्सिमम उसको 3 नंबर के हिसाब से लिख देगा, 5 नंबर के हिसाब से थोड़ा ना लिख देगा। समझ आ रही है बात? भैया ये हो सकता है उसके टीचर ने उसको उस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 फैक्ट्स एक्स्ट्रा बता दी हों या 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी हों, बट उसको 2 नंबर को वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में ही खींच सकता है ना, 2 नंबर को वो 5 नंबर के हिसाब से नहीं खींच सकता है। तो ये बहुत सारे बच्चों को एक मिथ बना हुआ है। मैं कॉमेंट सेक्शन में देख रही थी, बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आए हुए थे कि मैम आप प्लीज़ इस चीज़ को लेकर हमें एक बार गाइड करो या हर टॉपिक बताओ 2 नंबर का कि 5 नंबर का कैसे लिखेंगे। भाई हर टॉपिक 5 नंबर के लिए नहीं बना है, आप खुद सोचो। कुछ टॉपिक जो है वो बने ही 2
नंबर के लिए, उसमें है ही 2 नंबर का कंटेंट, तो वो 2 नंबर के हिसाब से ही एग्जामिनर पूछेगा। क्लियर? तो चैप्टर हमारे यहाँ बहुत ही आसान था, खत्म हो चुका है। अब हम करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लांटेशन फार्मिंग किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो बताइए भाई, यूरोपियन ने, फ्रेंच ने, डच ने, या नन ऑफ दिस। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे इंडिया में प्लांटेशन फार्मिंग किसने इंट्रोड्यूस करी थी। बताया था ना मैंने आपको कि हमारे इंडिया में प्लांटेशन जो फार्मिंग है वो किसने यूज़ करी थी, किसने इंट्रोड्यूस करी थी? यूरोपियंस ने। वैसे किसने इंट्रोड्यूस करी थी? यूरोपियंस ने। मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक तो हमारे टी प्लांटेशन फार्म्स है। टी प्लांटेशन में हमारा जो टॉप स्टेट है वो कौन सा है? हमारा जो टॉप स्टेट है वो है आसाम। ध्यान रखना, भूल मत जाना, ठीक है। और कॉफ़ी प्लांटेशन में, ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन में हमारा जो टॉप स्टेट है दैट इज कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर? कौन सा है? कर्नाटका। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, टी प्लांटेशन और कॉफी प्लांटेशन। नेक्स्ट, दैट स्पेशलाइजेज इन ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स स्पेशली ट्यूलिप्स। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा जो कंट्री है वो ट्यूलिप को ग्रो करने में स्पेशलाइज है। मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे ट्यूलिप उगाए जाते हैं और उसकी जो है फिर मार्केटिंग भी की जाती है, मतलब उसको बेचा भी जाता है मार्केट में। तो बताइए जी क्या जाएगा करेक्ट आंसर? नेदरलैंड्स, यूरोप, फ्रांस, या नन ऑफ दिस। बताइए क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? बताइए भाई, कौन सा जो स्टेट है, स्टेट कह रही सॉरी, कौन सी कंट्री जो है वो ट्यूलिप्स को ग्रो करता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? नेदरलैंड्स। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इस साल CUET 2023 में आया है। बता देती हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन इस साल 2023 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, या नन ऑफ दिस। बताइए भाई, इसमें से कौन सी हमारी एक जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? प्राइमरी, सेकेंडरी, फिजिकल, या नन ऑफ दिस। तो बहुत ही आसान है, देखते ही पता चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप बुक के हिसाब से देखोगे अपनी बुक में, आपकी बुक में इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं? 4। कौन कौन सी दे रखी हैं? प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, वैसे 4 तो नहीं कह सकती मैं, 3 ही कह सकती हूँ, और टर्शरी। क्वाटनरी और क्यूनरी भी दे ही रखी है, वैसे तो टर्शरी का ही पार्ट दे रखा है। क्वाटनरी, क्यूनरी अलग भी पढ़ सकते हो, उसमें भी पढ़ सकते हो, वैसे मैं बता रही हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए। मेन आपकी ये 3 होती हैं, टर्शरी का ही हम पार्ट बना देते हैं उसको, क्वाटनरी या क्यूनरी को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच कंट्रीज हैव मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग कौन सी कंट्रीज में की जाती है? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है भैया पशुओं को भी पाल लो और साथ साथ जो है आप उसका क्या करो, पशुओं को पालने के साथ साथ खेती भी करो, डबल फायदा कमाओ। तो कौन सी उसमें की जाती है? ये ज़्यादातर की जाती है आपके डेवलप्ड कंट्रीज में। मैंने आपको बताया था ना, यूएस, अमेरिका, सॉरी यूएस तो एक ही हो गया, यूरोप, इन कंट्रीज में ये की जाती है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है क्रॉप्स ग्रो करना, ग्रो क्रॉप्स प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स। जब आप एनिमल्स को भी रियर करते हो तो दोनों चीजें एक साथ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलखोज वॉज इंट्रोड्यूस बाय। कोलखोज क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कोलखोज जो है वो खेत होते थे, कलेक्टेड फार्म्स को बोला जाता था, जब फार्म्स को इकट्ठा कर दिया जाता था, हाँ ठीक है। ये वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा ये टर्म, ठीक है, कि एक कंट्री थी वहाँ पे क्या किया गया था, फार्म्स को इकट्ठा कर दिया गया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया था। और वैसे मैंने आज के लेक्चर में भी ये बताया था। तो वही वो कह रहा है ये जो कोलखोज कलेक्टेड फार्म्स थे ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए? यूएसएसआर में, यूएसए में, यूके में, या नन ऑफ दिस में? आज ही मैंने ये आपको बताया है। तो बताइए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर?
करेक्ट आंसर है इसका यूएसएसआर, रशिया। ठीक है, यूएसएसआर ने इसको क्या किया था, कंपल्सरी कर दिया था। और हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब हम जो है अपने लेक्चर्स को वन शॉट में ही कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही डिमांड थी कि मैम चैप्टर्स तो अब हम ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके हैं, हमें चाहिए उसकी रिवीजन, वन शॉट रिवीजन चाहिए। तो वन शॉट रिवीजन के हिसाब से ही अब हम अपने लेक्चर्स को कवर करा करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, सो दैट कि हमारे जो हैं ये लगा लो दिसंबर तो नहीं कह सकती, जनवरी तक हमारे सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनका वन शॉट कवर हो जाए। समझ आ रही है बात। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे मेरे पास कि मैम एक ही लेक्चर के अंदर लेकर आओ, एक ही लेक्चर के अंदर लेकर आओ। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे हमारी ये बुक 1 चल रही है, ऐसे ही हमारी जो बुक 2 है वो आर्ट्स वाला पे शुरू हो चुकी है। देखो हमारी यहाँ पे कौन सी चल रही है, बुक 1, ठीक है, और वहाँ पे कौन सी चल रही है, आर्ट्स वाला पे चल रही है बुक 2। तो बुक 2 जो है हमारी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली, वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे। तो जिन बच्चों को बुक 1 के साथ साथ बुक 2 भी कवर करनी है वो आर्ट्स वाला चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। वहाँ पे भी जो है डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट का एक लेक्चर आता है। तो ज्योग्राफी का लेक्चर भी आता है वहाँ पे फ्राइडे को आता है, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पे लेक्चर आता है मंडे को। तो एक तरीके से आपके हफ्ते में एक चैप्टर आपका बुक 1 का कवर होगा और एक चैप्टर आपका बुक 2 का कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें काफ़ी फायदा हो जाएगा अगर आप आर्ट्स वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उस चैप्टर को उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट तुम्हारी बुक 2 वहाँ से कवर होती रहे। और वहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी हम बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम लोग जो है इसी तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। क्लियर। तो ये मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों के लिए फायदा ही तो है ना। आपको बुक 1 के साथ साथ बुक 2 भी करने को मिल रही है। बुक 2 यहाँ भी होगी, बट बुक 2 तो तब होगी ना यहाँ जब यहाँ पे बुक 1 हो जाएगी। इतने में हमारी बुक 1 वहाँ चल रही है, बुक 2 वहाँ चल रही है। और सबसे बड़ी बात, बुक 2 हमारी वहाँ पर वन शॉट में चल रही है, जैसे यहाँ हमने वन शॉट शुरू किया है। तो वो भी एक आपके लिए फायदा है कि एक लेक्चर में एक चैप्टर कवर, तो आपके लिए तो फायदे का सौदा है ना। तो बस करना क्या, आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं टिल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। तब तक मुश्किल वक्त माइडम सख्त, बाय बाय।